हेलो बच्चों, एक टॉपिक है सर्वांग समता जो कि त्रिभुज में है और समरूप। इसमें हमें बहुत डाउट रहता है सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुजों में, जो कि बहुत ही आसान है। आज ये हम देखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज हम किसे कहेंगे, सर्वांग सम क्या है और समरूप क्या है, और सर्वांग सम और समरूप में क्या डिफरेंस होता है, जिससे हमें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि कब हमें सर्वांग सम समझना है, कब हमें समरूप समझना है। अगर आज आप लास्ट तक वीडियो में रहते हैं तो ये आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि सर्वांग सम की जो कंडीशन है वो क्या है और समरूप की कंडीशन है वो क्या है। बस हमें ध्यान से समझना है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आपको देखना है बस। जो आपके सामने लिखा हुआ है सर्वांग सम, सर्वांग सम का जो मतलब होता है वो होता है जिसके सभी अंग समान हो, जिसके सभी अंग समान हो, समान हो। समझ रहे हैं आप? सेम शेप सेम साइज, इसका मतलब हुआ सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज। अब सेम शेप सेम साइज का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक ट्राइंगल बनाता हूं। हाँ, जैसे अब देखिए, जैसे ये ए बी सी पी क्यू आर। अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान देनी है, जिसके सभी अंग समान है। समान का मतलब क्या? बराबर। मतलब यहां जो ये कोण, पहले ये एंगल ले लेते हैं, मतलब यहां पे एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर, और ये जो साइड है ए बी ये बराबर हो पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू, और बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, और जेड ए सी बराबर पी आर। तो ये आपके सामने जो कंडीशन लिखी हुई है कि जिसके सभी अंग समान हो, सभी एंगल भी इक्वल हो गए ये इसके, और सभी साइड्स भी इक्वल हो गई, सभी एंगल इक्वल, सभी साइड इक्वल, मतलब सभी कोण भी समान है और सभी साइड भी समान है। तो ये हमारा जो होगा ये सर्वांग सम त्रिभुज होगा। सर्वांग सम त्रिभुज मतलब अब लिखेंगे कैसे? जैसे इधर ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी, और उसके बाद ए बी सी से बना, तो एक और क्या बच गया? सी, तो सी सर्वांग सम। ये होता है सर्वांग सम का साइन पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये देखिए क्रम से आ रहा है ए बी सी अब पी क्यू आर, ऐसे, ठीक है। तो ये जो साइन है ये सर्वांग सम का, सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का साइन ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा पी क्यू आर की। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कुछ टाइप्स देखिए। तो जिसके, हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एक शेप अगर, इसका मतलब एक त्रिभुज अगर छोटा बन गया एक बड़े, ये कभी भी सर्वांग सम नहीं होंगे। जैसे मैं ये बना दूं ये और ये कभी भी सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि इनकी साइड्स, ये भले ही साइड में जैसे ये 2 दिया हो, 2 दिया हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, ठीक है, और एंगल भी इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके, तब भी ये सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों?
हम जानते हैं सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान, इसकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए इसकी छोटी है और इसकी बड़ी, तो ये नहीं होगा सर्वांगसम त्रिभुज। इस चीज का आप ध्यान देंगे। इसी के जैसे सेम टू सेम बनना चाहिए, सेम टू सेम। चलिए फिर अगला देखते हैं। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सर्वांगसम के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट टाइप्स। अब देखिए सर्वांगसम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम यहां देखेंगे। सबसे पहले देखिए एस एस एस, इसका मतलब है एस से साइड 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 साइड, मींस ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी साइड 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 इक्वल हो उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम त्रिभुज। कैसे देखिए, ये हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और ये, अब इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको पी क्यू आर। तो साइड 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 मतलब ये साइड जैसे ए बी ये इक्वल हो पी क्यू के, ए बी इक्वल पी क्यू, और फिर साइड ए बी के बाद बी सी इक्वल हो जाए क्यू आर के, और ये साइड्स ए सी इक्वल हो जाए पी आर के, ए सी सॉरी पी आर के। अगर किसी ट्राइंगल की जिसका सेम साइज और सेम शेप हो और सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो आप उसे कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुज। मींस यहां भी ए बी सी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के। ये फर्स्ट टाइप होता है साइड साइड साइड। सेकंड टाइप देखें, सेकंड टाइप है ए से एंगल साइड एंगल। अब देखिए एंगल साइड एंगल मींस इसको हम कैसे बनाएंगे। आपको ध्यान देखना है शेप भी इनका सेम होना चाहिए। ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए एंगल, यहां पे ये एंगल ए इक्वल एंगल पी, उसके बाद एंगल के बाद साइड, ठीक है। एंगल साइड एंगल का मतलब हुआ कि दो एंगल के बीच में एक साइड आनी चाहिए, दो एंगल के बीच में। तो जैसे ये एंगल और ये फिर ए बी साइड्स, ए बी इक्वल पी क्यू, और फिर ये एंगल यानी बी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। अब देखिए अगर ऐसी भी कंडीशन आपको कहीं पे मिलती है कि एंगल इक्वल है फिर उसके बाद साइड इक्वल है फिर एंगल इक्वल है, एंगल फिर साइड फिर एंगल, इस तरह का होना चाहिए। अगर इसमें होना चाहिए, अगर एसी में हो, एसी और पीआर में, तो ए एंगल हो इक्वल हो किसके, पी के, सी एंगल आर के इक्वल हो, और एसी जो है पीआर के इक्वल। मतलब कि दो एंगल के बीच में एक साइड इक्वल होनी चाहिए, दो एंगल के बीच में एक साइड, तो भी ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मींस ए बी सी। हाँ अगर आप एसी से बनाएंगे तो फिर आप लिखेंगे ए सी बी और ये पी आर क्यू हो जाएगा। मैंने ए बी वाली साइड में लिया इसलिए ए बी सी त्रिभुज होगा सर्वांगसम पी क्यू आर के। और अगर आप इन दोनों एंगल के बीच में एसी साइड को लेते
तो ए सी बी होता पी आर क्यू के। ये सर्वांग सम हो गया। ये दूसरी कंडीशन होती है इसकी। फिर अगली कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन इसकी होती है एंगल साइड या एएस, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। अब देखिए एंगल साइड एंगल ये थर्ड कॉन्ग्रुएंट टाइप्स होता है। कैसे? जैसे ये ए बी सी पी क्यू आर, तो एंगल जैसे मैं ले लेता हूं एंगल ए इक्वल एंगल पी, फिर एंगल तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और फिर साइड तो ये बी सी इक्वल क्यू आर, बी सी इक्वल क्यू आर। तो एक क्रम से आना चाहिए, एंगल फिर एंगल, एंगल फिर एंगल फिर साइड, एंगल एंगल फिर साइड। तो अगर ऐसा भी कहीं आपको मिलता है कि जिसके एंगल फिर ऐसा नहीं कि एंगल आए फिर साइड आ जाए, वो एंगल के बाद अगर साइड आ रही है, दो एंगल के बीच में अगर साइड आ रही, तो वहां पे रूल लगेगा ए एस ए। लेकिन अगर एंगल फिर साइड, मतलब आपको इसको सब क्रम से पढ़ना है बस, और क्रम से वो होना चाहिए एंगल एंगल फिर साइड। तो भी यहां पे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर। ये इसका थर्ड टाइप होता है। अब देखिए फोर्थ टाइप, एस ए एस, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। अब देखिए साइड एंगल साइड मतलब जैसे ये हम बना लें, हाँ साइड एंगल साइड। अब देखिए सबसे पहले साइड, ये स्टार्ट करते हैं हम, ए बी इक्वल होगा पी क्यू के। उसके बाद साइड के बाद एंगल, तो ये एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल हो गया। फिर साइड ये, तो बी सी इक्वल क्यू आर। तो देखिए साइड ए बी, एंगल बी इक्वल हो गया क्यू, और साइड फिर बी सी क्यू आर। तो दो साइड हो गई, ये ए बी और बी सी, और उसके बीच में ये एंगल आ गया। ठीक है कि ए बी, दो साइड ए बी और बी सी के बीच में एंगल बी, और इधर पी क्यू और क्यू आर के बीच में क्यू, तो भी ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा। यहां भी ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। इसका लिखने का जो तरीका क्रम से है उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि ए बी इक्वल है पी क्यू के और आप ए सी पी आर ले लें, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये जो दिया हुआ है क्रम, इसका मतलब है इस क्रम में हमें बनाना है साइड एंगल साइड, और जहां पे ये कंडीशन लगे तो आपको लिख देना है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोलिए और आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, तो लास्ट में आपको लिख देना है बाई एस ए एस रूल। ठीक है कि एस ए एस रूल के द्वारा। लास्ट देखें, इसका एक लास्ट टाइप है लास्ट है आर एच एस। आर एच एस, आर का मतलब है राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड।
अब ये जो आरएचएस रूल है ना, ये सिर्फ लगेगा राइट एंगल में। देख लीजिए, आप नाम ही लिखा हुआ है राइट एंगल। तो चलिए फिर देखते हैं, लगा दीजिए। ये ये तो राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल हो। तो अब देखिए, राइट एंगल, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल है बी और क्यू, 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल। और हाइपोटीनियस इक्वल हो, तो ये एसी, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटीनस या कर्ण होता है। तो एसी इक्वल हो पी आर की, एसी इक्वल पी आर। उसके बाद साइड, साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। राइट एंगल हो गया, अब हाइपोटीनियस साइड, हाइपोटीनस अब साइड, इससे ये दोनों या तो बीसी इक्वल हो जाए, इसके बीसी इक्वल होगी तो फिर इसके इक्वल होगी, और क्यूपी इक्वल होगी तो एबी के इक्वल होगी। तो जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं कि बीसी इक्वल है क्यूआर के, तो यहां पे बन जाएगा एबीसी कॉन्ग्रुएंट पीक्यूआर, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि एक तो राइट एंगल इक्वल हो, उसके बाद हाइपोटीनियस यानी कर्ण इक्वल होना चाहिए, और साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये एबीसी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा पीक्यूआर के। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम, इसे बोलते हैं सर्वांग समता। अब आगे देखते हैं सिमिलरिटी। सिमिलर क्या होता है उसको ध्यान से देखेंगे, सिमिलर क्या होता है। चलिए अब देखिए, ये समरूप क्या होता है। समरूपता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये दो ट्राइंगल लिया, ए बी सी, और ये पी क्यू आर। अब आप देख रहे हो कि इनका जो है शेप, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन तब भी ये त्रिभुज जो है समरूप हो सकता है। अगर जैसे एंगल ए लिखा है, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर, एंगल आर। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसके इक्वल है। तो अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो यहां पे ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। मीन जो इनकी संगत कोण है वो इक्वल दिए हुए हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो अब आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी कि एंगल एंगल एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी तो सर्वांगसम में हम पहले ही देख चुके हैं। जी हाँ, तो जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं ना, वो त्रिभुज भी समरूप होते हैं। आपको एक पॉइंट लास्ट में लिखाऊंगा, आपको उसको ध्यान रखना है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ने जो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, वो सभी होते हैं क्या, सिमिलर ट्राइंगल, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आर सिमिलर ट्राइंगल। मींस सभी जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं वो सब समरूप त्रिभुज होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भले ही इनका शेप क्या है, डिफरेंट है, लेकिन अगर एंगल इक्वल है, और ये हम पीछे देख चुके हैं, तो उसकी कंडीशन यहाँ पे सब लग जाती है। और यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज एक ये आ जाती है जो आपको ध्यान देना है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये तो आपने देख लिया कि एबीसी समरूप है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसी त्रिभुज में हमने यहां पे क्या किया है, देखिए, हाँ, सी लिख लिया है। अब यहां पे अगर मान लीजिए एंगल ए इक्वल एंगल पी है और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है, तो यहां पे तो दो एंगल इक्वल है, तो क्या ये त्रिभुज समरूप हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर दो एंगल समरूप हो गए, मान लेते हैं ये ए जो है 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है,
और ये ए एंगल पी के इक्वल है, मतलब ये भी 40 है, और एंगल क्यू बी के इक्वल है, मतलब ये भी 60 है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमें पता है 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 प्लस एंगल सी इक्वल 180। तो एंगल सी इक्वल 60 और 40 100 और 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 80 डिग्री। कौन? सी। तो देखिए जब सी 80 डिग्री आ गया, इधर हो रहा 60 40 100, तो इधर भी तो 60 40 100 हो रहा है, तो बचा कितना? 80 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो दो एंगल अगर कहीं पास इक्वल है तो तीसरा, अगर हमें दो दिया है या दो हमने बना लिया तो एंगल सी इक्वल एंगल आर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीजें कांग्रुएंट के जितने भी रूल है सब समरूप में अप्लाई हो जाते हैं, सभी। तो हमें ध्यान रखना है वही रूल ऐसे यास जो भी है वो। हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, उसका मतलब क्या है आप अभी समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जैसे इसी त्रिभुज में अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना ए बी सी और पी क्यू आर। ध्यान से आप देखेंगे वहां पे हमने एक चीज देखी है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट में ए बी इक्वल पी क्यू, ए बी सी इक्वल क्यू आर और ए सी इक्वल पी आर। ये हमने सर्वांगसम में या कॉन्ग्रुएंट में देखा है कि ये इसके इक्वल है। तो हम मान लेते हैं ए बी यहां पे हमारा एक्स है, पी क्यू भी हमारा एक्स होगा क्योंकि इक्वल है, बी सी हमारा बाई है तो क्यू आर भी हमारा बाई होगा, और ए सी हमारा जेड है तो पी आर भी जेड होगा। तो कहने का मतलब वहां पे इक्वल होते थे और यहाँ पे इक्वल ना होके इक्वल रेशियो होता है। कैसे इक्वल रेशियो? मतलब यहाँ पे समरूप अगर लिखना है तो हम कैसे समरूप लिखेंगे? जैसे हमें लिखना है इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी समरूप पी क्यू आर। कैसे इसको लिखेंगे? देखिए ए बी ए बी वहां पे इक्वल होता है पी क्यू के, तो ए बी यहां पे अपान में आ जाता है क्योंकि इनका रेशियो लेना, प्रोपोर्शनलिटी। पी क्यू ए बी अपान पी क्यू इक्वल, अब ए बी अपान पी क्यू हो गया, फिर बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इक्वल ए सी अपान पी आर। ये देखिए ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए सी अपान पी आर। अब जब इनका रेशियो इक्वल है ए बी, क्यों? ए बी की जगह एक्स रखोगे और पी क्यू की जगह एक्स, एक्स बटे एक्स बराबर 1। बी सी की जगह आप 1 रखेंगे, बाई अपान बाई ये 1, और ए सी की जगह 1, पी आर की जगह 1। ए सी कितना है हमारा जेड और पी आर है हमारा जेड, तो जेड अपान जेड मीन्स 1। तो देखिए वही बन गया। तो कहने का मतलब वहां पे जो साइड इक्वल होती है, इसीलिए वहां पे साइड इक्वल थी लेकिन यहाँ पे रेशियो इक्वल होता है। तो बात वही है, जब सॉरी जब वहां पे साइड इक्वल है तो साइड हमने देखा कि ये इक्वल थी वहां पे, तो इनका रेशियो भी तो इक्वल होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अब लिखाने जा रहा हूं, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर ये पॉइंट आपको ध्यान है तो आपको कभी भी सर्वांगसम और समरूप में दिक्कत नहीं होगी कि किसे सर्वांगसम कहते हैं किसे समरूप। आपको ये ध्यान रखना है सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज
होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो ये हमेशा जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज हैं वो समरूप तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन जो सभी समरूप त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो भी सकते हैं, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं। बस इतना सा डिफरेंस है सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज में। आशा करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, चैनल में जुड़े रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहेंगे। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।